बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं उर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है। कल की बारिश के बाद जब थोड़े थोड़े ओले भी पड़े और उसके बाद मौसम अच्छा हो गया, उम्मीद है उसका आपके मिजाज पे भी असर पड़ा होगा। आपके कपड़ों पे भी पड़ा है। मेरे कपड़ों पे वेरी वाइब्रेंट कलर। व्हाइट कलर के मैंने वेरी वाइब्रेंट कलर वेदर का इम्पैक्ट है। ये कल आपने शहबाज राना को एक कमेंट किया था, मुझे लगता है उनसे इंस्पायर होकर आपने बस हम सब ने फैसला किया कि जो टीम एक्सप्रेस का एक बंदा जो है ना कोई वाइब्रेंट कलर पहन के आता है ताकि लोगों के मिजाज पे अच्छा असर पड़ता रहे। तो आपने एंजॉय की कल बारिश? हाँ, मैंने बहुत एंजॉय की, बट आई वाज वंडरिंग कि ये कौन सा जून है जिसमें इतनी बारिश हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जून ही है वाकई यहाँ पे, क्योंकि जून को गर्म तरीन महीना कहा जाता है। लेकिन कल से जितना प्लेजेंट है ये वेदर, आई होप कि ये अच्छा चेंज है और ये हमारे आइंदा आने वाले दिनों में भी अच्छा चेंज है। मैं बारिश तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतनी पानी वाली बारिश एक्सपेक्ट, हमने उसका एक पैमाना रखा हुआ है कि जब थोड़ा सा हमें पेरिस फील आना शुरू हो जाए ना लाहौर में, तो हमें लगता है कि बारिश ज्यादा हुई है। तो कल वो थोड़ी हल्की हल्की पेरिस फील आई हमें। आई मीन पानी रुक रहा था कुछ जगहों पे। अभी भी जब मैं आया तो ये कजाफी स्टेडियम का जो आसपास का इलाका है वहाँ पे पानी था, तो इट मीन्स कि बारिश अच्छी हुई है। अल्लाह करे कि मैं वंस अगेन जब भी हम अच्छी बारिश की बात करता हूँ तो साथ ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि सब जगहों के लिए रहमत का बाइस ही बनी हो। चूंकि हमें नहीं मालूम, हम किसान तो नहीं है या हमें कुछ एग्रीकल्चर का इतना इल्म नहीं है, तो खुदा न खास्ता हम अच्छा मौसम कह रहे हैं और कुछ लोगों का दिल दुख रहा हो कि देखिए जी हमारी तो फसल खराब हो गई, ये टीवी पे बैठ के अच्छा कर रहे हैं। तो भाई आपसे अगर कुछ ऐसा है तो इजहार हमदर्दी है। हम तो वेदर कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि गर्मी कम हो और अल्लाह करे कि आप सबके लिए ये बारिश रहमत की बारिश हो। ये बार बार कहते हैं जी। आपको हमने जैसे बताया है कि कल से मूसलाधार बारिश हो रही थी लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे। अहम शाहराहों की इमरान ने बात की, ट्रैफिक जैम भी रहा, पानी भी खड़ा रहा और लक्ष्मी चौक पे सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, मिलीमीटर यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। जेल रोड लाहौर की बात करें, इस तरह गुलबर्ग की बात करें 18 मिलीमीटर यहाँ पे। लक्ष्मी चौक पे क्यों इतनी ज्यादा बारिश हुई ये मुझे समझ नहीं है। हमेशा ही होता है अपर मॉल, द मोस्ट रोमांटिक रोड ऑफ साउथ एशिया, वहाँ पे भी अच्छी बारिश हुई, 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस तरह बाकी साउथ एशिया की रोमांटिक रोड ही बना दिया। बस मेरा दिल किया उस पर, क्योंकि दैट इज द बेस्ट। मतलब मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान में सबसे अच्छी हुई होगी। इसके अलावा जनाब मुख्तलिफ जगहों की हम बात करें तो अच्छी बारिश हुई है। कुछ जगहों पे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जो ओले पड़े आपको दिखा रहे हैं, मुल्तान के इलाके में रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा ओले पड़े। कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था पेजेस के ऊपर जहाँ पे शेयर किया गया था कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ओले वहाँ पे पड़े। इसके अलावा गड़ी शाहू के इलाके में रिपोर्ट हुआ कि पानी में करंट आ गया, जिससे 11 बकरियां वो हलाक हो गई। ये भी नुकसान हुआ। सो दैट्स रियली सैड। बहरहाल ओवरऑल मौसम के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ा कल की बारिश का। उम्मीद करते हैं कि कल फॉर द टाइमिंग एसी बंद हो गए होंगे या पंखे स्लो हो गए होंगे, जिससे बिजली का बिल थोड़ा कम आया होगा। हुकूमत अब फोकस, हाँ भाई बहुत बिल आ रहे हैं जी। हुकूमत फोकस्ड है इस वक्त के बिजली बचाई जाए। और कल जो हमारी इक़्तिसादी काउंसिल है उसने कहा है कि जी जो दुकानें हैं वो रात 8 बजे आप बंद कर दें। आई मीन 7:15 साढ़े 7 बजे सूरज जाएगा और आधे घंटे के बाद आपको दुकानें बंद करनी है। ये इक़्तिसादी काउंसिल ने कह दिया है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। सूबों को मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। इजलास में सिंध, पंजाब और केपी के वज़ीर आला की शिरकत हुई और बलोचिस्तान के वज़ीर खजाना ने वो भी शरीक हुए। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे। ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के लिए और इसके हवाले से मुख्तलिफ बिल्स को कम करने के लिए LED बल्ब जो आप इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से इनको भी थोड़ा कंट्रोल्ड करने के लिए, और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट के जरिए सबको फरोग भी देंगे और ई पाकिस्तान के जरिए डिजिटल इनकलाब भी लाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पे हम सब ये तशवीश में मुब्तला है कि जो गर्मियों का मौसम है उसके अंदर नॉर्मली धूप और गर्मी उस टाइम जारी होती है जब लोग सूरज ढलने के बाद मार्केट्स का रुख करते हैं, लेकिन 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी। और अब चूंकि आगे ईद भी आने वाली है, ताजरान को इस हवाले से ताजरों को काफी परेशानी हुई। कल उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। अच्छा, इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जो तेल है वो 100 बैरल तक जाने का इम्कान है, तो इस वजह से एक प्रिकॉशनरी मेजर है। मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है, खरीदारी लोग खरीदारी जो है वो लोग करें, बाहर निकल के पहले करें। ताजरों ने जैसा कि अर्मला ने कहा कि एतराज किया है
और वो कह रहे हैं कि जी लोग खरीदारी रात 8 से 11 तक करते हैं, पहले क्यों बंद करें। अच्छा, ये एहसन इकबाल साहब ने जितनी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की है ना, जिसमें ई पाकिस्तान है, जिसमें फ्लड प्रोटेक्शन की वो कह रहे हैं कि हम कोई पॉलिसी बना रही है, बातें बड़ी अच्छी हैं। और एहसन साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बतौर डेवलपमेंट मिनिस्टर वो बहुत अच्छा रहा है, मेरा इनसे इंटरेक्शन भी होता रहा है। तो हाँ, ही इज बीन वेरी कमिटेड। और आपको पता है चीन ने इनको बड़ी CPEC मैन कहते हैं, बड़ी तारीफ की थी। तो अब भी एहसन इकबाल साहब अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर वो रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां लाएंगे, हमने कमिटमेंट की हुई है। सो वी होप फॉर द गुड, फॉर द बेस्ट। अगर कल अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए चीजें बेहतर हो, पाकिस्तान आगे बढ़े, और अगर बिजली बचा के बढ़ सकता है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। और चीजें भी बचा के बढ़ना चाहिए। चलें, इजाजत चाहें, शो खत्म हो गया? नहीं, आपको अभी बुरी खबर बतानी है, यानी बड़ी खबर बतानी है। शो शुरू हो गया, बड़ी खबर। जी सॉरी, सियासत में बुरी खबर के लिए मैं ही हूँ। सियासत में जी बड़ा इंकलाब आ रहा है, बड़ी पेशरफ्त आ रही है। लोग करेंगे। हाँ, वो तो जाहिर है। शाह महमूद कुरैशी साहब जी रिहा हो गए और जहांगीर तरीन साहब अहम तरीन हो गए। ये आज की हाईलाइट है। उनके लिए रिहा हो गए। हाँ, तो मैंने अच्छी खबर ही 1 महीने बाद कैद तन्हाई से। चले बताएं। आप बता दें, मैं नहीं। 10 मई को इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ये तो आपको याद ही होगा। उन पर पंजाब के मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमात दर्ज हैं। रिहाई के बाद अडयाला जेल के बाहर शाहजी ने गुफ्तगू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पैगाम दिया कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। आज वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे एक्सपेक्टेडली शाह साहब, और उनसे फर्दर गाइडलाइन लेंगे। अगला लायामल क्या होगा? 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में हंगामा आराई जारी है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 9 मई को एक सियासी एहतजाज था जिसमें साजिश की गई। पंजाब में 3055 लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन्हें अदालत में पेश करे, ये ऐसा भी कहना है। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि 9 मई के वाक़यात का हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब तो देना पड़ेगा। बगावत और सरकशी को एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जी जहांगीर तरीन साहब, जैसे मैंने कहा, बड़े अहम तरीन हो गए और वो बनते ही चले जा रहे हैं। उनकी नई सियासी जमात की तैयारियां हो रही हैं। मुमकिन जो इंतजामी ओहदेदारों हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। ताहयात नाअहली खत्म होने तक जहांगीर तरीन पार्टी के जो पेट्रन इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान को पंजाब का सदर बनाने का भी इम्कान है। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से PTI छोड़ने वालों को समेटने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि मुनहरिफ रहनुमाओं से राबते भी तेज कर दिए गए हैं। 3 रुकनी कमेटी भी बनाई जा रही है जो परवेज खटक समेत जो दीगर PTI के रहनुमा उनसे राबते करेंगी। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी का भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का इम्कान है और इलेक्शन के जो बिगल है उसके बजने से पहले इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर जी। लेकिन इलेक्शन से पहले जो शुकूक व शुबहात है ना, वो पाए जाते हैं। क्या नवंबर में होंगे या अक्टूबर में होंगे? आई थिंक डेट नवंबर की बनती है, 90 डेज का जो एक पीरियड है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाजे कर चुके हैं कि अब इलेक्शन का फैसला होना बाकी। हमने देखना है कि इलेक्शन करवा कर मुल्क को हंगामों की भीड़ चढ़ाना है या पहले मईशत बेहतर कर ले, फिर मुल्क आगे जाएगा। सो इंटेंशंस आर देयर कि ये लेट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालती मामलात है इस पर नए कानून के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ जो दायर दरखास्तें हैं उसकी समाअत आज 11:30 बजे करेगा। सो ये सारी वो डेवलपमेंट है जो गाहे गाहे हम आपको अपने बुलेटिन के अंदर भी इसके बारे में बताते रहते हैं। सो इन एक्सप्रेसो हमारे साथ कामरान यूसुफ मौजूद हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामाबाद में बराह रास्त मॉनिटर कर सकते हैं सिचुएशन को, तो उनसे हम बात करते हैं। कामरान, गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह कैसी हुई? सबसे पहले क्या जो बारिश लाहौर में बरसी, क्या वो इस्लामाबाद में भी बरसी? जी गुड मॉर्निंग। नहीं, इस्लामाबाद में तो कल बारिश नहीं हुई, सिर्फ हमने लाहौर को भी देखा कि बड़ी जबरदस्त वहां पे बारिश हुई है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे भी सुबह सुबह मेरे ख्याल में जरा ठंडी हवा चल रही है, विच इज आई थिंक प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। अच्छा कामरान, ये तो हो गई वेदर की बात। जो सियासी वेदर है उसमें आपको पता है कि बड़ी गर्मी ही रहती है और कल कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई और काफ़ी दिनों से होती आ रही हैं। जो नई पार्टी है जहांगीर तरीन साहब, वो अलीम खान साहब, पर दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब की भी कल रिहाई हुई और आज वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने भी जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आइंदा के लाएअमल के हवाले से फैसला करेंगे। क्या देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के चांसेस हैं या सिर्फ मामलात बातचीत तक ही है? देखें, जो कल शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीबन 1 माह की कैद के बाद रिहा हुए, तो इस्लामाबाद में यहाँ पे बात सहाफियों में मशहूर है कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। अगर तो अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसका मतलब है कि जो भी तहरीक इंसाफ का जो रुकन है रिहा हो रहा है, वो तहरीक इंसाफ अभी छोड़ नहीं रहा। अगर तो नेशनल प्रेस क्लब का वेन्यू हो
तो फिर इसका मतलब है कि वाकई वो छोड़ रहे हैं। तो कम से कम अडयाला जेल में, जब अडयाला जेल के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये तो पता था कि इमीडिएटली तो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं रहे। अब इस्लामाबाद के अंदर जो बातें हो रही हैं, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी हमेशा से जो पॉलिटिक्स रही, अगर आप देखें तो जितना भी जो तहरीक इंसाफ है उनकी लड़ाई रही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, शाह महमूद कुरैशी सारे अरसे के दौरान अगर आप देखें तो वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई हार्ड लाइन नहीं लेते। तो तासुर यहाँ पे ये है कि शायद शाह महमूद कुरैशी वो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल हो सकते हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें भी अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि वो इंसाफ का झंडा थामे अभी भी खड़े हैं और अपने जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनके हौसले भी उन्होंने बुलंद किए, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात नहीं की। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ये बातें हो रही हैं कि शायद ये फ्यूचर में पोटेंशियली हो सकता है कि ये टेक ओवर कर लें। तो कामरान, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, अगर लेट्स सपोज हम इस अजम्पशन पे थोड़ा हम कर लें या बात कर लें कि जी शाह महमूद साहब जो थोड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, या जैसा कि आपने काबिल कबूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो बाकी लोगों में क्या अमर माने था? जो बाकी शख्सियात थी उनसे एस्टैब्लिशमेंट को, फवाद चौधरी जैसे लोगों को या चौहान साहब जैसे लोगों को एस्टैब्लिशमेंट से क्या या उनसे क्या एलर्जी हो सकती थी? और दूसरा मेरे इसी सवाल का हिस्सा होगा कि ये बड़ी रिहाई क्या किसी बड़ी गिरफ्तारी का भी इंदिया दे रही है? देखें, जो आपने बाकी लोगों की बात की, एक तो अगर आप देखें तो अब 9 मई के जो वाकयात हैं उसको 1 माह होने वाला है, और जो भी पॉलिसी होती है आप एक लॉन्ग टर्म उसको उस तरह से सस्टेन नहीं कर सकते। आई थिंक शुरू में जो पैगाम था, जो मैसेज था, जो बाकी फवाद चौधरी की आपने बात की, वो भी बड़े वोकल थे, फयाजुल हसन चौहान या बाकी जो लोग थे, शायद एक मैसेज ये देना था कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनको किसी तरीके से आइसोलेट करना था। लेकिन जो मेरा अपना मेरे ख्याल में तज्जिया है कि बाकी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो मर्जी हो, लेकिन तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी आई थिंक वो तो रहेगी, और वो सूट भी करता है तमाम स्टेक होल्डर्स को। तो जहां तक शाह महमूद कुरैशी की बात है, ऑब्वियसली एक बड़े पुराने वो सियासतदान है, अगर तो तहरीक इंसाफ को रहना है तो डेफिनेटली एक ऐसा फेस तो चाहिए पार्टी के लिए कि जो चीजें आगे लेके चले। और दूसरा जो आप बात कह रहे हैं, डेफिनेटली एक ऑप्शन के अगर इनकी जो रिहाई है, क्या किसी बड़ी गिरफ्तारी का या ये इंडिकेशन है, या इन फ्यूचर या कमिंग डेज में कुछ हो सकता है। और कुछ बातें तो ये भी हो रही हैं कि शायद इनकी जो रिहाई है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, तो हो सकता है कि अपने लीडर से वो पैगामात कि जो दौरान हिरासत जो शायद इनके रवाबित रहे हों कुछ लोगों के साथ, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दिए जाएं, और जो बाकी मामलात हैं वो आगे लेके चलें। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, क्योंकि रिहाई होने के बाद दोबारा गिरफ्तार ना होना, आई थिंक, और फिर शाह महमूद कुरैशी के जो अपने क्रेडेंशियल्स हैं, माजी में उनका एक एम्बिशन रहा है कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की तो बहुत ख्वाहिश है। तो इस तनाजुर में शायद लोग जो है, इवन तहरीक इंसाफ के जो अपने फॉलोअर्स जो लोग हैं, वो इनकी रोल को विद सस्पिशन देखते हैं। ठीक। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब अभी हम जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात कर रहे थे। ऑब्वियसली बड़े करीबी साथी रहे हैं ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, और इसके साथ साथ अलीम खान हो या दीगर रहनुमा हो, एक नई पार्टी का बनना और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी, और वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ से कहीं ना कहीं नाराज हैं, या उन्होंने नाराजगी के या किसी और वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की है, उनका एक पार्टी में शामिल होना और इस तरह से एक नई पार्टी का ओरिजिनेट होना, हाउ डू यू सी? आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ हमेशा से के इससे पहले जब तहरीक इंसाफ नहीं बनी थी या इतनी इंपॉर्टेंट थ्रेट नहीं थी पॉलिटिकली, तो PMLN और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें थी, तो हमेशा ये समझा जाता था कि इनके तोड़ के लिए एक तीसरी कुव्वत की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और PMLN में शायद शामिल ना होना चाहें, या पीपल्स पार्टी और PMLN उनको ना लेना चाहे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो लोग अपनी सियासत छोड़ देंगे। तो इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स हैं, जो बगैर किसी पार्टी की मदद के उनका अपना एक वोट बैंक है जो जीतते आते हैं, तो आई थिंक उस तनाजुर में अगेन आई वुड से कि ये भी एक तो या तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल खत्म नहीं होगी, अगर वो खत्म हो भी जाती है तो वो लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे तो डेफिनेटली एक ऐसी जमात, एक ऐसी तीसरी कुव्वत जो शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो जो तहरीक इंसाफ जो अभी है, लेकिन एटलीस्ट स्टिल
वो एक किंग मेकर हों। आपको पता है कि जैसे MQM के पास बेशक थोड़ी सीटें होती हैं, हमारे यहाँ तो कोई एब्सोल्यूट, अब यूजुअली इलेक्शंस में हमने देखा है कि पार्टी अक्सरियत लेके नहीं आती। तो उसमें होता क्या है कि जो इस तरह की छोटी जमातें होती हैं, जो इस तरह की जिनके पास 8, 10, 12, 15 आपके पास मेंबर्स हों, तो वो किंग मेकर बन जाते हैं। तो वो किंग मेकर एक बड़ा रोल, तो आई बिलीव कि ये जो जहांगीर तरीन वाला ग्रुप है, इन फ्यूचर इसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, इनमें मालदार लोग भी हैं, इनके पास पैसा भी है, तो दे बिकम अ किंग मेकर। ओके चले, मैं जरा जल्दी से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी अब निमटने जा रहा है, ऐसा लगता है हतमी मामलात की जानिब है। विफाक ने जो एतराजात उठाए थे बेंच के ऊपर, फैसला महफूज हुआ है। कल चीफ जस्टिस के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी थे ऑडियोज के हवाले से, खास तौर पर जिनको मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की फैमिली के कुछ मेंबर से रिलेट भी किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा जब उन ऑडियोज की तस्दीक ही नहीं है तो फिर ये एतराजात समझ से बाहर है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या दिलचस्प बात है कि सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर ही एतराज कर दिया जाए, ये कैसा इंसाफ है। क्या कहेंगे जी आप, जो कल प्रोसीडिंग्स हुई और जो आज एक्सपेक्टेड है उसको लेकर ये किस जानिब बढ़ रहा है? आई थिंक जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आई बिलीव दैट वर इन लाइन विद जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ये जो आमतौर पर तासुर है चीफ जस्टिस और उनके साथ कुछ जो कोर्ट एंड कोर्ट लोग कहते हैं जी हम ख्याल जजेस हैं, तो माजी में भी कोशिश की दबे अल्फाज में हुकूमत के लॉयर्स ने एतराज लगाने की, लेकिन उन एतराजात को रिजेक्ट किया। और इन अ वे ये आप कह सकते हैं कि अब जो हुकूमत और ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या उनके साथ कुछ आम ख्याल जजेस हैं, उनके दरमियान जो लड़ाई का जो आउटकम है वो बड़ा प्रिडिक्टेबल है। और ये जो आज की जो प्रोसीडिंग हो रही है, आई थिंक फैसला बड़ा प्रेडिक्टेबल है। जैसे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले के ऊपर सस्पेंड कर दिया था, जो उस वक्त तो 8 रुकनी बेंच था, तो अब ये जो 3 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद के अंदर, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लोग क्लोजली सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हैं, तो वो तो उनका यही ख्याल है कि इसको भी आई थिंक जो नया कानून लाया है हुकूमत ने, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो दैट इज एक्सपेक्टेड इन लाइन विद जो भी सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत के दरमियान एक लड़ाई जारी है। और ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि उसके और काउंटर में हुकूमत कुछ और नया मूव ले आए, तो ये शायद चलता रहेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच कामरान, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी, तजिया दे रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और फिर जो अदालती मामलात हैं। आज का दिन इंपॉर्टेंट है वैसे, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं हम आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। एग्जैक्टली, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपस की कोऑर्डिनेशन कभी-कभी खराब होती है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको बताएं कि भारत ने जी अपनी हठधर्मी इस वक्त तक बरकरार रखी हुई। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो एशिया कप के लिए अपनी स्ट्रैटेजी लेके आना चाह रहा था, अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। पाकिस्तान को एशिया कप से महरूम करने का प्लान भारत बना चुका है और जो भारतीय मीडिया है वो दावा कर रहा है कि ACC की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल है ये मुस्तरद होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप में शिरकत ना करने का फैसला कर सकता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट ये भी कर रहा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल की हिमायत नहीं करेंगे, जिसके बायस अब ये तवक्को है कि जो रवां साल सितंबर में स्केड्यूल्ड है एशिया कप, इसमें पाकिस्तान शिरकत न करने का फैसला कर सकता है। बिल्कुल। और PSL फाइनल के बाद मुलाकात में IPL फाइनल के बाद जो मुलाकात है उसमें हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ को ना मानने के बाद अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह अगले इजलास में जो रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताएंगे कि एशिया कप श्रीलंका मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि एशिया कप कहाँ होगा, किसी को इस हवाले से इंतजार है, और जो इंडिया का प्लान है क्या काफी हद तक कामयाब होगा या नहीं, और PCB क्या फैसला कर सकता है, क्या मुतवक्किल स्ट्रैटेजी हो सकती है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो एशिया कप का मामला है, मेरे ख्याल से मेरी याददाश्त के मुताबिक कोई चौथी या तीसरी बार हम इस हवाले से बात कर रहे हैं और तब से ये लिंगर ऑन किया हुआ ये मामला। सो हाउ डू यू सी कि एशिया कप का किस तरफ आप कह लेना ऊंट किस करवट बैठेगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं बिल्ला, और काफी दिन हो गए हैं एक ही बात को घुमा फिरा के अलग अंदाज में पेश किया जाता है कि आज ऐसा हो रहा है, कल वैसा हो रहा है, परसों ऐसा हो रहा है। अगर आप गौर करें तो वो एक ही बात है कि भाई पाकिस्तान हिस्सा लेगा, पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा, हाइब्रिड मॉडल आ गया। और मैं आजकल छुट्टियों पर हूँ, मुझे तकरीबन 7-8 दिन हो गए, तो मैं देख रहा हूँ कि उस दौरान भी वही खबरें चले जा रही है मीडिया में। असल चीज ये है कि इंडियन हाइब्रिड मॉडल जो है इंडियन बोर्ड मानता है या नहीं मानता। बायकॉट की बात तो
आगे की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पस मंजर में काफी चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत हो रही है। हो सकता है हमें कोई सरप्राइज भी देखने को मिले कि जैसे बीसीसीआई मान जाएगा, चलो ठीक है तुम 4 मैच करा लो। ये भी हो सकता है कि पूरा इवेंट ही ना हो। काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन बस मंजर में बहुत कुछ काम चल रहा है और कोशिश जारी है कि किसी तरह इस इवेंट को बचा लिया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, तो आगे विंडो मिलना बहुत मुश्किल होगी इसके। और एशिया कप जो पाकिस्तान के लिए खैर या इंडिया के लिए अगर इतना अहम ना समझे, लेकिन जो छोटे मुल्क हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। फिर वर्ल्ड कप की तैयारियां भी करनी है और इसके साथ साथ इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि श्रीलंका से नाराजगी हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और मैच खेलने से मना कर दिया वनडे। और लेकिन अगर आप हकाइक देखें तो जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से पीसीबी ने राब्ता करके ये बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें खेलना हो वनडे तो हमें बता दो। तो मीडिया वॉर चल रही है इस वक्त, तो एक दूसरे के मतलब आसाब से में हमारा क्रिकेट बोर्ड स्टैंड कहां पर करता है? एक कप जिसके मेजबान हम हैं, जिसके ऊपर लीगल मोरल दोनों राइट्स हमारे हैं। अगर सिक्योरिटी का किसी मुल्क को मसला है भी तो उसकी जिम्मेदारी लेने को हम तैयार हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बावजूद इसका हल ये निकाला जाए कि उस मुल्क को ही निकाल दो जिसका मसला है। और उसकी वजह आपको पता है सलीम भाई कि सियासी है, उसकी वजह कोई क्रिकेटिंग रीजंस नहीं है उसके अंदर। तो फिर पाकिस्तान के पास या पीसीबी के पास और कोई दरवाजा नहीं है जिसको वो खटखटा सके, जिसमें वो अपने हक के लिए बात कर सके। 100% इमरान, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मसला यही है कि ये मामला है पॉलिटिकल। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, चाहे पाकिस्तान जन्नत की तरह बन जाए, बिल्कुल पूरा अमन हो जाए। अभी भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इंडिया के सिवा सारी टीमें यहाँ आके खेल चुकी हैं। अब भी इंडिया अगर मना करे तो इट्स मीन ये पॉलिटिकल है, सब जानते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और पाकिस्तान कहाँ जाए? कहीं भी नहीं जा सकता। तो आईसीसी के पास जाएगा, आईसीसी की खुद नहीं चलती। सलीम भाई क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी के दिन लंबे कभी की रातें, ये हमेशा तो नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता कि एक क्रिकेट बोर्ड की जो है ना वो उस पे एक इजारादारी रहे। जैसे अब भारत की है, वो बिग 3 का भी एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। इंडिया तो पिछले बहुत अरसे से ट्राई कर रहा है, गेम उनकी वैसे इंप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल उनकी मूव्स हैं ये इंप्रूव हो रही हैं। टाइम तो बदल सकता है। क्रिकेट के लिए कितना डैमेजिंग है इस तरह की रिवायत बनना, अगर बनती है, पाकिस्तान नहीं होता इसका हिस्सा तो? देखें, रिवायत तो बन चुकी है। अब मसला ये है कि जैसे आईसीसी भी कुछ कर नहीं सकती, क्रिकेट के जो बॉडी है जो संभालने वाली, तो आईसीसी की इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई सुनता ही नहीं है। और बिग 3 तो पहले था, अब तो बिग 1 है। अब तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने हटा के सबसे ज्यादा हिस्सा जो है खुद ले लिया है। और रिवायत तो बनी हुई है, रिवायत उसी वक्त खत्म होगी जब दीगर क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होंगे, खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ज्यादा इंडिया पर इंतजार करना छोड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और सारे लोग जैसे हमारे अलावा सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जाके खड़े हो गए। आप ये देखें कि अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे वो मुल्क जो हमेशा हमारे दोस्त रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें हाइब्रिड मॉडल पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब इस मसले का सबसे अच्छा हल मैं समझता हूँ हाइब्रिड मॉडल ही है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के लिए उसको मान जाए, उसके बाद वर्ल्ड कप पे भी हो, और फिर ये चलता रहे, जितने भी मुल्कों में डिस्प्यूट रहे उसके बावजूद क्रिकेट होती रहेगी। और अगर फिल वक्त पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने, एशिया कप हो ही ना, ये भी इम्कानात में है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे अपना एहतजाज रजिस्टर करवाने के लिए उस रवैये के खिलाफ जो कि भारत दिखा रहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान के पास देखें बहुत बदकिस्मती से बहुत ही महदूद ऑप्शंस हैं। आप वैसे ही किसी से, अगर हम इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात वैसे खराब हैं, अगर हम आप श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी मुंह बना के बैठे कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो हमारे पास ऑप्शन और कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि दीगर क्रिकेट बोर्ड में उनसे ताल्लुकात अच्छे बनाए, ताकि जब कभी ऐसा वक्त आए तो उसके साथ लोग खड़े हों। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है तनहा होता जा रहा है। बिल्कुल, पीआर अच्छी होनी चाहिए और इस तरह के फैसलों में जब इंडिया एक पूरा लॉबी बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। ठीक है सलीम भाई, इससे पहले कि हम जाएं, छुट्टियां कहाँ मना रहे हैं आप? कैसी गुजरी हैं छुट्टियां आपकी?
ये तो फोन जब बंद हो तो बताऊंगा आपको। ओके, ये पूछने का ये भी अच्छी बात है। चलो ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी वेकेशंस, एंजॉय करें आप, बड़ी जरूरी होती है ये कोई वेकेशन। तो एंजॉय करे। हाँ बस, चलो जी हमारा दुख आ गया, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए, वापस आ गए। पाकिस्तान समेत जी आज दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि लोगों में जो मयारी और महफूज खुराक है उसके बारे में आगाही दी जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो महफूज खुराक एक संगीन इशू है और इसी तरह से मुज़र सेहत जो खुराक है उससे इंसानी सेहत को बहुत सारे ख़तरात और ख़दशात भी जो कहने लाक होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए इंतजामात करने की भी ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक खुराक को मुनासिब तरीके से अगर महफूज ना किया जाए तो उसकी इफादियत में कमी आ सकती है और गैर मयारी खुराक में पाए जाने वाले जो जरासीम है उससे मुज़र सेहत भी बना देते हैं। ऐसी खुराक खाने से आपको पता है इंसानी जिस्म को, इंसानी ओवरऑल बॉडी को नुकसान हो सकता है, आपकी भूख खत्म हो सकती है, आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर जो फूड सेफ्टी है या फूड सिक्योरिटी है इसके हवाले से अवेयरनेस ना होने के ही बराबर है। आज चूंकि दिन मनाया जा रहा है तो हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड वी मस्ट थैंक आवर टीम कि हम इस पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनसे हम बात इसी हवाले से करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। एक तो हमने एक जेनेरिक सा इंट्रो रखा ताकि देखने वालों को समझ आ जाए, लेकिन यू बीइंग द एक्सपर्ट, एक तो आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद भी है। थोड़ा सा हमें इस दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ खदशात और मसाइल जिसमें से कुछ शर्मिला ने बताए, उस पर ज़रा हमें बताइए दिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे कॉल पे लेने के लिए। बहुत ही अहम दिन है। फूड सेफ्टी के लिहाज से तो हर दिन अहम है, बिकॉज हर दिन जो है वो तकरीबन 340 बच्चे जो है जो 5 साल से छोटे हैं वो अपनी जान की बाजी खो देते हैं अनसेफ फूड की वजह से, और तकरीबन 1.6 मिलियन लोग रोज़ाना की बुनियाद पे अनसेफ फूड से बीमार होते हैं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो तकरीबन जो टोटल बीमारियाँ हैं कुछ वो 1400 पैथोजेंस जो हैं वो काज करते हैं, उनमें से 61% ऐसी हैं जो कि जानवरों से आती हैं, और जो जितनी भी नई बीमारियां आ रही हैं 75% हैं वो भी जानवरों से ज़ूनोटिक हैं। अच्छा। और अगर हम जो है ओवरऑल बात करें तो 33 मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर्स जो कि काम करते हुए गुजारे जा सकते थे, बीमारी की वजह से वो बेड पे गुजारे जाते हैं, और उनमें से तकरीबन जी और 1.6 मिलियन जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो एनुअली पर डे के हिसाब से जो है वो लोग बीमार होते हैं। सो दिन बहुत अहम है क्योंकि हम खुराक खाते हैं, सुबह दोपहर शाम हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, हम पानी पीते हैं, हम दूध पीते हैं, हम खाना खाते हैं। अगर उसमें से जो है कोई एक भी फूड ऐसा है जिसमें जरासीम है, जो कि अनसेफ है, जिसमें केमिकल्स हैं, वो आपको न्यूट्रिएंट्स देने की बजाय बीमारियां देगा, और जब बीमारी देगा तो आपकी ना सिर्फ सेहत उस टाइम पे ही इम्पैक्ट होती है बल्कि वैसे भी। अच्छा डॉक्टर नासिर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो मैं चाहता हूँ शुरू में ही वाजे करते चले हमारी गुफ्तगू के, वो ये सब्जियों के हवाले से। अब हम जो मार्केट से खरीदते हैं हम हमेशा ये कॉन्शियसनेस रहती है हमारे अंदर कि ये सब्जी कहाँ पे पैदा की गई है, ये किस पानी से बड़ी हुई है, किस पानी से बनी है, और मोस्टली हमें मालूम है कि वो पोल्यूटेड पानी होता है, वो बहुत साफ पानी सब्जियों को नहीं दिया जाता, और वही शहरों के अंदर हम लेके खाते हैं। ये वाली इनसिक्योरिटी फूड को लेकर किस हद तक है साइंटिफिकली, और क्या वाकई हमारी एक लम्हा फिक्रिया है, कंसर्न होना चाहिए हमें इसको लेके? अच्छा, पाकिस्तान में कुछ यूनिक मसाइल हैं, दुनिया में भी बहुत सारे मसाइल हैं फूड सेफ्टी के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूनिक मसाइल हैं। उनमें से बिफोर कमिंग टू दिस एडल्ट्रेशन बहुत बड़ा मसला है। लोग समझते नहीं हैं कि जिस चीज़ के अंदर हम कोई अब आपने देखा होगा फूड अथॉरिटीज भी बात करती हैं दूध के बारे के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा एडल्ट्रेशन है मार्केट में। इसी तरह से जो है वो आपको ऑलमोस्ट खालिस चीज़, चाहे वो मिर्चें हों, मिसाले हों या कुछ और चीज़ें हों, मिलना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये दुनिया में इसका कंसेप्ट ही नहीं है कि फूड के अंदर भी एडल्ट्रेशन की जा सकती है। सो अनफॉर्चुनेट है, एडल्ट्रेशन है। दूसरा फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटेमिनेशन है, जो कि चाह नहीं रहा होता जो प्रोड्यूस करने वाला है या लेके आने वाला है, लेकिन कंटेमिनेंट ऐड हो जाते हैं। उसकी अवेयरनेस के इश्यूज हैं, उसकी एजुकेशन के इशू हैं। तो पूरी दुनिया में जो भी फूड बिजनेस में आता है उसकी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग की जाती है पहले, ताकि उसको पता हो, क्योंकि अगर फूड प्रोड्यूस सेफ नहीं होगा तो उसको आगे कैसे लेके जाएगा। सो फूड हैज टू बी सेफ
ड्यूरिंग प्रोडक्शन, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्पशन। सो हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से जब फूड आप घर में लेके आते हैं तो किचन के अंदर जो है वो अगर आप उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे या रॉ फूड और कुक्ड फूड को सेपरेट नहीं करेंगे तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो पूरी सप्लाई चेन बड़ी अहम है और सब्जियों भी उसमें से एक है कि अगर उसके अंदर गंदा पानी उसको लग रहा है तो ऑफकोर्स से हैवी मेटल्स और वो टॉक्सिन्स जो है वो सब्जियों में आएंगे तो वो हमारी खुराक का हिस्सा करेंगे और हम किसी भी तरह से उसको लहदा नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर नासिर, अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये किसी की जो प्रायोरिटी में तो शामिल है ही नहीं। हम इसके हवाले से कभी कभी बात करते हैं, लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है कि फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी है किस बला का नाम, और ये आपकी जिंदगियों पे या आपके बच्चों पे या आपकी हेल्थ के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। सो अवेयरनेस को लेके और लोगों को पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। तो हाउ डू यू सी दिस इशू? देखिए अवेयरनेस बहुत अहम है। जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे हूँ, यूरोप में हूँ। यहाँ के ऊपर आप कोई भी चीज कहीं से, पानी कहीं से पी सकते हैं, खाना कहीं से खा सकते हैं और आपको पता होता है कि ये सेफ है। इसकी जो प्रोड्यूस करने वाले थे वो भी एजुकेटेड थे, हैंडल करने वाले भी एजुकेटेड थे, प्रोसेस करने वाले भी, और उन्होंने फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल जो है इसको फॉलो किया होगा क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो अनसेफ फूड को प्रेजेंट कर सकें और उसके खिलाफ सजाएं भी बहुत ज्यादा है। सो अवेयरनेस ऑन दी पार्ट ऑफ जो है वो फूड सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट है, बट जब तक कंज्यूमर सेफ फूड को डिमांड नहीं करेगा उसको सेफ फूड नहीं मिलेगा। सो कंज्यूमर तभी सेफ फूड को डिमांड कर सकता है जब उसको पता है, इंफॉर्मेशन है कि कौन सा फूड अनसेफ है, कौन सा सेफ है और उसके बाद उसके हकूक हैं और कहीं पे जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस भी फूड के लिहाज से इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि क्या चीज बीमार कर सकती है आपको। मिसाल के तौर पर एक फूड जो कि परफेक्टली खूबसूरत ठीक स्मेल दे सकता है वो आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि दुनिया में एक भी पैथोजन ऐसा नहीं है जो कि स्मेल देता हो या जिसका बैड टेस्ट हो। तो इसका मतलब यह है कि आपको पता देख के फूड को नहीं चल सकता कि ये सेफ है कि नहीं। ठीक है, तो सर हम इसको, इससे पहले हमने डिटेक्शन के ऊपर काम किया लेकिन इस मसले को फिक्स करने के लिए हम सॉल्यूशंस पे नहीं गए। आपने फूड अथॉरिटीज का जिक्र किया। इन माय पर्सनल व्यू देयर वाज अ गुड मॉडल कि चलें कम से कम फूड अथॉरिटीज ये तो काम करिए कि कहाँ पे खाना ठीक नहीं मिल रहा, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है या उसको साइंटिफिकली उसकी बुनियादें कैसे दुरुस्त करनी है कि वो पैदा ही प्योर या सही हो। इस पे आई थिंक नहीं हमने काम किया। फॉर दैट वी नीड समहाउ रिसर्च लैब्स चाहिए हमें, ऐसा लगता है। आप इसका कोई मॉडल हमारे सामने रखिए कि इस मॉडल के तहत हम इस के जो खतरात है कम कर सकते हैं उनको। अच्छा, ऐसे है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई 100-150 साल पहले फूड अथॉरिटीज बन गई थी, तो हमारे यहाँ जो फूड अथॉरिटी जो है वो 2012 में पंजाब में बनी, 2017 में पूरे पंजाब में गई और उसके बाद बाकी बनी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ की इंपॉर्टेंस कितनी रही है फूड सेफ्टी की। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छे मॉडल हैं। ये यूरोपियन यूनियन जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो कि इंटीग्रेटेड है, पूरे यूरोप के अंदर एक ही कानून है और एक ही तरह के सिस्टम राइज हैं। 28 मुल्क जो इसका हिस्सा हैं और देखें डेली बेसिस के ऊपर कोई 2000 से ज्यादा फूड जो है वो डेली बेसिस पे नए मार्केट में आते हैं और उनको जो है हैंडल करना, उसको सेफली प्रिपेयर करना, उसकी एक पूरी साइंस पीछे होती है। तो पूरी दुनिया से हमें सीखना चाहिए। हमारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो साइंस बेस्ड होने चाहिए। एफडीए की बहुत अच्छी एग्जांपल है यूनियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की। पाकिस्तान में भी फूड अथॉरिटीज रिसेंटली काफी अच्छा काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है, कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है ताकि फूड सिक्योरिटी हो या फूड सेफ्टी हो। एग्जैक्टली, अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इतने इंपॉर्टेंट डे के ऊपर हमें दिया। पाकिस्तान में जी मजीद इकदाम करने की जरूरत है और लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी क्या चीज है। इसी हवाले से बात करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ। हम कोशिश करेंगे किस इशू को हाईलाइट करें। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आपको खुशामदीद। एग्जैक्टली, वक्त हुआ है सफर शर्त का, बिकॉज टॉप ऑफ द आवर हम सफर शर्त आपको दिखाते हैं और ये बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, जो ताज़ा तरीन एक ट्रिप जिसके ऊपर वकार मलिक साहब मौजूद है और नॉर्थ की खूबसूरती हमें दिखा रहे हैं। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू स्कर्दू। इसके बाद हमने आपको चित्राल भी लेके जाना है और आज बात करें जी मलिक साहब भाशू वैली की। बट भाशू वैली इज और ताज़ा तरीन क्या है वहाँ पे दिखाते हैं आपको। आज का सफर है शर्त। Festival in Khyber Pakhtunkhwa. Animals, Shandur Polo,
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और आज के सफ़र शर्त में पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन स्कूल जो कि बाशू वैली में है, और बाशू वैली के इस खूबसूरत तरीन स्कूल की एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मेरे साथ इस स्कूल के हेडमास्टर बैठे हैं जो बताएंगे कि पाकिस्तान के ये जो खूबसूरत तरीन स्कूल है, जिसके पस मंज़र में इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, सफ़ेद पहाड़ हैं, और बिल्कुल इसके साथ बहते हुए पानी हैं, और बाशू वैली का हुस्न का जो अरूज है वो इस मेडोज़ में है, इस चरागाह में है, और इसी चरागाह में ये स्कूल है। सखावत साहब मेरे साथ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया सखावत भाई, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, इसकी एक बड़ी एक पस मंज़र आप बता रहे थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो क्या है? सबसे पहले वकार सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले इस स्कूल के बारे में ये है कि सबसे पहले इसकी जो बुनियाद रखी थी वो 1992 में रखी थी। ठीक है। तो जब स्टार्ट में स्कूल स्टार्ट किया था तो एक हट बनाए थे, एक जो छोटी सी झुंपड़ी बनाई थी, वहाँ से स्कूल की गवर्नमेंट ने बनाया था? नहीं, ये हट कम्युनिटी ने खुद बनाए थे। यहाँ के जो लोकल जो लोग थे उन्होंने बनाए थे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे पूरे नीचे बारिशों से लेकर यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं था। तो तालीमी दौर का आगाज़ हुआ था, तो यहाँ पर भी एक हट से हमने स्कूल के हमारे जो उस वक़्त के जो टीचर थे हसन इस्लाही साहब, तो उसने एक हट बनाया कम्युनिटी की मदद से, तो वहाँ से स्कूल की विदा हो गई। हट के बाद फिर 1996 में यहाँ पे इंग्लिश से यहाँ कुछ रिसर्चर आए थे, तो उन्होंने अपने रहने के लिए कुछ रूम बनाए थे। इसमें एक वाशरूम था, एक स्टोर था और एक साथ किचन था। ये गोरे थे? जी, ये फॉरनर्स थे। यहाँ पे वो यहाँ पे 3 साल वो यहाँ पे रहे। जी, रिसर्चर वो यहाँ रिसर्च करने के लिए थे। वो ज़्यादातर वो जड़ी बूटियों पे वो रिसर्च करते थे। तो उन्होंने जाते वक्त जो रूम थे वो कम्युनिटी को डोनेट करके गए कि आप जिस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करना चाहते। इसमें एक रूम थे, एक वाशरूम था और एक स्टोर था। ठीक है। तो फिर कम्युनिटी ने इसी को क्लासरूम की हैसियत दे के यहाँ पे फिर हट से शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर आए। फिर वहाँ से फिर एक बाकायदा शेल्टर मिला बच्चों को, और वहाँ से स्कूल की आगाज़ शुरू हुआ। और फिर बाद में मुख्तलिफ एनजीओस आए, मार्फी फाउंडेशन जो कि बहुत ही बड़ा नाम है, उन्होंने यहाँ पे एक क्लासरूम बनाया और साथ साथ एक वाशरूम बनाई। फिर बाद में एक मस्जिद बनाई जो कि आपके हमारे पीछे नज़र आते हैं। फिर इसके साथ साथ फिर 2 क्लासरूम कम्युनिटी ने ख़ुद बनाए बच्चों से, और साथ साथ यहाँ के जो लोकल लोगों से पैसे इकट्ठे करके चंदे जमा करके यहाँ पे 2 क्लासरूम बनाए। तो फिर 2001 में जाके फिर गवर्नमेंट ने इस स्कूल को अप्रूव किया, और उससे पहले ये एज अ वॉलंटियर यहाँ पे काम हो रहा था। यहाँ मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे उससे आगे जो एक तो जो लंबी बिल्डिंग अभी नहीं बन रही है, ये गवर्नमेंट बना रही है? नहीं, अभी सामने जो बिल्डिंग हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो सब इंडिविजुअल है। इसमें सबसे पहले एक हॉल है जो कि इस साइड पे सबसे हमारे राइट साइड पे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो उन्होंने हमें कुछ कंप्यूटर्स दिए अपने यूज़ के थे। यूनिवर्सिटी के थे? मतलब ये बाहर यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन है पाकिस्तानी स्टूडेंट थे। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड इंटरनेशनल के नाम पे। ठीक है। तो उन्होंने कंप्यूटर्स दिए, तो हमने रिक्वेस्ट की कंप्यूटर तो हमने दिए, लेकिन इसको रखने के लिए हमारे पास कंप्यूटर लैब नहीं है। तो उन्होंने चलो हम आपके लिए कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम आगे भी लोगों को कहेंगे कि मदद करें। तो फिर उन्होंने एक क्लासरूम दे दी, एक हॉल थे। उसके बाद फिर उसके 1 साल बाद यहाँ कराची से एक साहिब और एक साहिबा आई, मतलब शहाब हुसैन और मिस शेरिन नाम है इनके। तो उन्होंने यहाँ के क्लासरूम के बच्चों के हालात देख के उन्होंने यहाँ पे एक क्लासरूम डोनेट किया, और साथ साथ कुछ फर्नीचर हमें दे दे स्टूडेंट्स के लिए। फिर बाद में पिछले साल फिर कराची के ही है मिर्ज़ा अवैस साहब नाम है, तो वो यहाँ पे घूमने आए थे। फिर स्कूल का विज़िट किया, फिर स्कूल की हालत देख के उनको भी तरस आया कि यहाँ पे इतनी हर्ष वेदर में इतनी वेदर बिल्कुल, तो वेदर कंडीशन यहाँ पे सही नहीं होता है, कभी ज़्यादा सर्दी होती है, बारिश होती है। तो इस तवील कहानी में सखावत भाई आपने शुरू की हट से, और उसके बाद कुछ फॉरेनर्स आए जो कि 3 साल यहाँ रहे, और उन्होंने अपने रहने के लिए जो बिल्डिंग बनाई थी, एक कमरा, और वो जो वो आपको दे दिया, आपने स्कूल बना दिया। ठीक है। उसके बाद जितनी ये अपनी कहानी है, अभी तक मेरे कान तरस गए हैं ये सुनने को कि कोई कमरा हुकूमत ने बनवाया। वो कौन सा कोई बनवाया?
ने गवर्नमेंट की तरफ से एक तो ये बाउंड्री वॉल बनवाई है, अच्छा, 2020 में बनाया था, और साथ साथ 2 वाशरूम बनाए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सारे मुख्तलिफ इनफरादी तौर पे या एनजीओस पर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अब ये गवर्नमेंट स्कूल कहलाएगा? जी, ये 2001 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया प्राइमरी, तो ये है प्राइमरी स्कूल है, लेकिन 2018 में हमने इसको नीड बेस पे गवर्नमेंट से परमिशन लेकर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने मिडिल क्लास स्टार्ट की। तो माशाल्लाह से इस साल हमने क्लास 9 भी स्टार्ट किया है, वो भी कमेटी के ही बिहाफ पे। अब क्लास 9 के लिए तकरीबन 15 गर्ल्स स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन ये प्रॉपर हाई स्कूल नहीं है? नहीं, ये प्रॉपर हाई स्कूल, ये नीड बेस पे मतलब हम चला रहे हैं। बाशू वैली में कितने हाई स्कूल हैं? पूरे बाशू वैली में एक ही हाई स्कूल है जो कि अप्रूव गवर्नमेंट है। अच्छा। अप्रूव गवर्नमेंट की एक हाई स्कूल, एक मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है ही नहीं है पूरे बाशू वैली में। हाई स्कूल सिरे से नहीं है, बहुत बड़ी वैली है बिल्कुल पूरे बाशू वैली में, और ये हाई भी कहला सकता है और नहीं भी कहला सकता, क्योंकि ये नीड बेस्ड अप्रूवल। अब ये जो बच्चे जितने भी आते हैं ये पूरी बाशू वैली से आते हैं? नहीं, यहाँ पे 4 गाँवों से बच्चे आते हैं, नीचे के 3 गांव है और ये सुल्तानाबाद, तो 4 गाँवों से यहाँ पे बच्चियाँ दोनों आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे मिडिल क्लास कहलाते हैं, क्योंकि नीचे 2 गाँव है, वहाँ पे प्राइमरी 2 स्कूलें हैं, लेकिन मिडिल स्कूल नहीं। जितने भी आपके टीचर्स हैं, कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? टोटल हम 8 टीचर्स हैं, उसमें से गवर्नमेंट के मैं अकेला हूँ, बाकी हमारे 7 टीचर है। एक एनजीओ है इकरा फंड नाम के, तो उन्होंने 2014 से यहाँ पे स्टार्ट किया था, उनका काम ही गर्ल्स एजुकेशन को फोकस करना है। ठीक है। तो उन्होंने वो टीचर्स दिए हुए हैं। तो और इस साल हमने कमेटी की मदद से, अपनी मदद आपके तहत एक टीचर हमने हायर किया हुआ है, तो हम टोटल इस वक्त 9 टीचर हैं। 9 टीचर्स में से आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ होगा कि 9 टीचर में सिर्फ एक टीचर है जिसको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है? जी बिल्कुल, बाकी 8 टीचर्स जो हैं वो टीचर एनजीओ डिफरेंट बंदोबस्त है कमेटी की तरफ से। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर उन्होंने अप्रूव किया हुआ है स्कूल को, तो फिर पूरा अमला उनका क्यों नहीं है, यानी पूरे अमले को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? असल में मैंने आपको पहले बताया, ये स्कूल अप्रूव प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल के मतलब एक ही टीचर, 2 टीचर होते हैं, तो एक टीचर तो मैं हूँ, लेकिन एक सीट हमारी खाली है। तो इस वजह से अगर हम ये बच्चा कितना है? टोटल 250 स्टूडेंट है यहाँ, तो बहुत तादाद है। बिल्कुल सर, स्टूडेंट, क्योंकि नीचे 4 गाँवों से आते हैं और साथ साथ 5 गाँवों के बीच में ये मिडिल स्कूल है ना, तो फिर मिडिल क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे नीचे से आते हैं। बहुत शुक्रिया सखावत भाई। नाज़रीन, बात यह है कि ये जो पस मंज़र में आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और इनके बिल्कुल दामन में ये बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, और जब भी आप एज ए टूरिस्ट आएंगे इस मैडो में तो आपको अच्छा लगेगा। सुबह सवेरे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, और वहाँ एक शोर आ रहा होता है, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों की। यहाँ तक तो ये कहानी ठीक है, लेकिन जब आप इस स्कूल के अंदर आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहानी कोई इतनी फैसिनेटिंग है, इतनी कोई खूबसूरत है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे हुकूमती मामलात हैं, उनमें कितनी गफलत है कि बाशू वैली जो कि बहुत बड़ी वैली है, इसमें एक भी हाई स्कूल नहीं है। एक गवर्नमेंट का एक ही मिडिल स्कूल है। इस स्कूल के पीछे जो आपने कहानी सुनी है कि वो जो टेंटों से स्कूल स्टार्ट होता है, और उसके बाद कुछ फॉरेनर्स ने 3 साल जो रहा है अपने कमरे उन्होंने दिए, उसके बाद फिर कराची के 2-3 पार्टियाँ, फिर एक यानी इंडिविजुअल या इनफरादी सतह पे उन्होंने ये काम किया। तो इसमें कहीं हुकूमत एक चारदीवारी में की सूरत में नज़र आती है कि एक चारदीवारी उन्होंने बनाई है, कुछ वाशरूम, और एक टीचर है जिनको वो तनख्वाह देते हैं, बाकी 8 टीचर जो हैं उनका बंदोबस्त अलहदा है। तो ये जो कहानी है ये बुनियादी तौर पे हमें ये बता रही है, ये इस वक्त जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, इस फ्रेम में जो आपको मैसेज है वो ये है कि ये जो मेरे पस मंज़र में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये नेचर या फितरत की फयाजी की सूरत, ये हमें एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि फितरत बहुत फयाज है पाकिस्तान पे। लेकिन उसके नीचे ये जो स्कूल है ये हमें ये मैसेज दे रहा है कि तालीम जो है वो हमारी तरजीहात में कहीं बहुत बहुत नीचे है। तरजीह अव्वल तो खैर क्या कहना, हमने बहुत ही नीचे है। तालीम ऐसे है जैसे बस ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। बाशू वैली में भी यही मसला है कि यहाँ पे वो बच्चे जो कि जिनके वालिदैन किसी हद तक अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई स्कूल के लिए स्कर्दू शहर चले जाएंगे, अदरवाइज़ तालीम उनकी जहाँ तक प्राइमरी है या मिडल है वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बच्चों को मिलवाऊँ तो ऐसा शाइनिंग बच्चे हैं, स्पार्क है उनकी आँखों में इल्म के असूल के हवाले से, लेकिन अभी उनको हमारी गफलतों के हवाले से मुकम्मल इदराक नहीं है। जब ये बड़े होंगे तो इनको मालूम होगा
कि हम इनके कितने बड़े मुजरिम हैं। देखते रहिए सफर है शर्त। It is held at the highest point at Chandur between Gilgit and Chitral. Some people celebrate Nowruz festival in Thosisab. In addition, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब कुछ फ्री लाइसेंसिंग प्रोग्राम्स की, जिससे हम घर बैठे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं घर में। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका आईटी की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है, इसने मुल्क भर में 20 से ज़ायद शहरों में अपने मराकज़ कायम कर दिए हैं और वहाँ बच्चों को फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस हवाले से तवक्कुआत क्या हैं, कैसे इस पे अमल हो सकता है और फ्रीलांसिंग को किस हद तक प्रमोट किया जा सकता है पाकिस्तान में, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, साजिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ई-गवर्नेंस के। उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये NFTP के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि बेसिकली है क्या। इस प्रोग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि फिर फर्दर हम इस हवाले से बात कर सकें। थैंक यू जी। नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है जो कि जिसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है। और इसमें इस प्रोग्राम के तहत हम 20 सेंटर जो है हमने बनाए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 5 जो हैं पंजाब में हैं, 5 सिंध में हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, 3 जो है वो KP में हैं, 1 AJK में है, 1 GB में और 1 इस्लामाबाद में। इस तरह से पूरे पाकिस्तान में ये सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि वो पढ़े लिखे नौजवान जो अपने रोज़गार की तलाश में हैं और जो कुछ अपनी तालीमात हासिल भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वो 3 माह की एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के तहत जो कुछ उन्होंने लर्न किया होता है अपनी लाइफ में ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल कैरियर, उसको वो मोनेटाइज करते हैं इंटरनेट पे। हम उनको ये बताते हैं कि किस तरीके से अपनी स्किल्स को वो पॉलिश कर सकते हैं और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, उन पे अपनी प्रोफाइल्स कैसे बना सकते हैं, वहाँ से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे विन कर सकते हैं और कैसे जो है वो एक्टिव डिलीवरी कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स की, ताकि लोग क्लाइंट्स जो हैं उनकी बढ़े और डॉलर जो हैं कमाएं जी। दैट्स ग्रेट। इनरोल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास इस प्रोग्राम के? जी, इनरोल का तरीकाकार ये जी कि इसका एक वेबसाइट है nftp.pitb.gov.pk। हर 3 महीने के बाद, ये 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम अखबार में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं और उसके बाद ये प्रोग्राम जो है सोशल मीडिया पे और बाकी तमाम चैनल पे इसकी एडवर्टीजमेंट भी आती है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और उसके लिए फिर हम वो जो जैसे ही लॉन्च होता है प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान भर से अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम में। और वो सिंपल बड़ा प्रोसीजर है जिसमें आप वेबसाइट पे जाते हैं, पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अपना प्रोफाइल बनाते हैं और जो कुछ आपने अपनी सीखा होता है उसके बारे में लिखते हैं कि मुझे ये ऑलरेडी मेरी क्वालिफिकेशन है और मैंने ये कुछ किया हुआ है, तो उसके मुताबिक एक छोटा सा टेस्ट होता है आपका ऑनलाइन ही, और फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है इस प्रोग्राम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अगर आप जो है अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी एज जो है वो 18 साल और 40 साल के दरमियान में है और आप 14 साल एजुकेशन जो है वो रखते हैं, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस अच्छा साहिब साहब, ये भी बताइएगा कि किन IT बोर्ड्स के साथ कोलैबोरेशन है ताकि बच्चों को जो भी सीख रहे हैं उनको भी इस हवाले से आइडिया हो सके, और आपकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जिनके साथ आपकी कोलैबोरेशन है उन इदारों को भी बताइए, उन इदारों के हवाले से भी बताइएगा। जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जितने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये MOU के तहत PITB को ये काम मिला और PITB ने फिर मुतलका तमाम बोर्ड जो हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड सिंध है, इसी तरीके से KPIT बोर्ड में और बाकी तमाम लोगों के साथ, तमाम बोर्ड्स के साथ, वहाँ की जो लोकल IT ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर की, उनके साथ मिलकर हमने ये तय किया कि किन यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर बनने हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर बनने की जो डिसीजन है वो रेलिवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की और उसके बाद हमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक MOU साइन किया और उस MOU के तहत जो है ये प्रोग्राम चल रहा है। अब तक मैं आपको इसके फिगर्स बताऊं तो आप इंशाल्लाह हैरान होंगे सुन के कि 11,000 लोगों को हम इस वक्त तक ट्रेन कर चुके हैं। और इस पे जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन बच्चियों ने जो अर्निंग की है
वो 450 मिलियन है, 45 करोड़ पे अब तक वो अर्न कर चुके हैं जी। और ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग की फिगर है। आफ्टर द ट्रेनिंग जाहिर है वो फिर सिलसिला चल पड़ता होंगे, तो इसकी अर्निंग का तो वो जाहिर हमें रेगुलरली नहीं बताते, बट अगेन ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे पास कंफर्म फिगर होती है, तो उसके मुताबिक 45 करोड़ पे अब तक वो बच्चे अर्न कर चुके हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि 40% जो है हो चुकी हैं फीमेल की पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में। और ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि फीमेल जो है वो घर बैठे अपनी हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर सकती है। एक वक्त में कितने तलबा इनरोल हो सकते हैं एज पर द कैपेसिटी? एक तो ये भी हमें बताइएगा, और दूसरा साथ ये भी ऐड कीजिएगा कि जो तलबा ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं और वो आपके इस प्रोग्राम के साथ अगर यूनिवर्सिटी वो एफिलिएटेड भी है, तो डोंट यू थिंक कि अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जाए उन तलबा को कि उनको ये बेसिक फ्रीलांसिंग स्किल्स आनी चाहिए, तो इससे मजीद ज़्यादा इसका जो स्केल है वो वास्ट हो सकता है, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इसका? ये बहुत अच्छा आपका जी ऑब्जर्वेशन है, और हमने रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन को एक लेटर भी लिखा है, और इसमें हमने उनसे गुजारिश भी की थी। एक तकरीब में वो आए भी हुए थे जिसमें उन्होंने बड़ा आमादगी का इजहार किया कि बिल्कुल ठीक है, इसका ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। और जो भी बच्चे बच्चियाँ जब मास्टर लेवल पे या बैचलर लेवल पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो एक सेमेस्टर कम से कम उनको ये फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए, ताकि ये मास लेवल पे ये प्रोडक्शन हो सके और फ्रीलांसर जो हैं प्रोड्यूस कर सकें और लोग अपनी खुद से इनकम जनरेट कर सकते हैं, एम्पावर किया जा सकता है यूथ को जी। ठीक है। अच्छा सब दूसरी जानिब अमूमन बच्चियां जब आती हैं इस फील्ड के अंदर या फ्रीलांसिंग की तरफ, उनको बड़े चैलेंजेस होते हैं जब वो जॉब्स के लिए तलाश में होती हैं ऑब्वियसली। आप तो इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं, उनकी कितनी आपके पास रेशो है जो इस फ्रीलांसिंग के ज़रिए या ओवरऑल ऑनलाइन पैसे कमाने के हवाले से फोकस भी हैं और उनको आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? अच्छा, इसमें दो मोड्स हैं जी ट्रेनिंग के। ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो फिजिकली आके किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर में ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोई हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं होते, ये इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जिसमें एक्सपर्ट फ्रीलांसर जो हैं वो बैठकर आपको बताते हैं कि भाई आपने अपना ये जो पूरे 3 महीने की ट्रेनिंग वैसी होती है जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट है, बच्चे इंटरेक्टिवली क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। सो बच्चियों के लिए ये भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि घर बैठे ना सिर्फ एजुकेशन हासिल कर लें, बल्कि उसके साथ साथ जो है उसमें अपनी इनकम भी जनरेट करना शुरू कर देती हैं। और ख़ास तौर पे कहूँगा कि फीमेल के लिए बहुत इंकरेजिंग है। पंजाब में हमने जब ये ई रोजगार के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया और उसमें शुरू में फीमेल पार्टिसिपेशन वाज 42%, नाउ इन द करंट बैच द फीमेल पार्टिसिपेशन इज 63%। तो इससे आप अंदाजा लगा फीमेल के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम है ये, क्योंकि जी ठीक है। बिल्कुल आखिरी मेरा सवाल सर ये होगा कि एक तो इसमें स्किल का कितना हिस्सा और क्रिएटिविटी कितनी इन्वॉल्व है? ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट के अंदर जाके पेनिट्रेट करना है हमारे बच्चों ने, तो क्या हमारे बच्चे इस काबिल हैं एज पर देयर क्रिएटिविटी एंड कैलिबर कि वो compete कर पाएं? आप उसको कैसे देखते हैं? ये दो हिस्से हैं मेरे सवाल के। थैंक यू जी। पाकिस्तानी जो यूथ है बड़ी टैलेंटेड यूथ है जी, थोड़ी सी डायरेक्शन इनको चाहिए होती है। अभी तक हम पाकिस्तान जो है दुनिया में 4थे नंबर पे है फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करने में दुनिया को, इसलिए हम इस वक्त बहुत अच्छा नंबर है फ्रीलांसर्स का। दैट्स वाई कि इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है यूथ पे, और अगर ये मास लेवल पे हो जाए तो ये काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उससे निकला जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं उससे निकला जा सकता है। आई थिंक ये बहुत ही ठीक है। वन लास्ट पार्ट, टाइम चूंकि कम है, क्या ये सिर्फ पंजाब तक अभी महदूद है या बाकी सूबों के साथ कोलैबोरेशन है आपकी इस पे? जी मैंने जैसे अर्ज किया कि तमाम सूबों में दारुल हुकूमत में भी, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट में भी ये एक यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करता है, तो 20 सेंटर उसमें कायम है। पंजाब का जो पहला प्रोग्राम था उसके 45 सेंटर हैं, तो टोटल पंजाब आईटी बोर्ड जो इसका 65 सेंटर जो रन कर रहा है। साजिद साहब ब्रिलियंट आइडिया है माशाल्लाह, और आपकी जो आप इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं उससे लगता है कि एग्जीक्यूशन भी अच्छी है। जाहिर बात है स्टार्ट है तो उसमें अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश डेफिनेटली मौजूद रहती है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया हमारी यूथ को एंगेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। किसी और सेशन में इंशाअल्लाह इस पर फर्दर बात करेंगे जी। आप भी PITB का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके जरिए अपने आप को एनरोल करें, फ्रीलांसिंग सीखें और घर बैठ के डॉलर कमाना शुरू करें। ये दुनिया भर में हो रहा है, आप में बहुत टैलेंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं बजाय इसके कि लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के दफातर के चक्कर लगाएं। तो दैट्स बेटर ऑप्शन एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
सुर संगीत के बिना जिंदगी कुछ नहीं है भाई। जिंदगी की हर चीज़ में रिदम है, जो हवाएं चलती हैं, जो बारिश होती है, जो दरिया बहते हैं, हर चीज़ के अंदर अल्लाह की ज़ात ने रिदम रखा है और एक स्केल रखा है। उस स्केल के मुताबिक मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो हम एक पिच पे बोल रहे हैं, हम ऊंचा नीचा भी हो सकते हैं। तो ये अल्लाह का करम है। ऐसी आवाज़ें हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं जो बड़ी टैलेंटेड हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं। वन ऑफ द यंगस्टर्स इज विद अस टुडे। मोईद अली ने हमें ज्वाइन किया है और हमने इनको अभी अभी सुना है ऑफ द एयर। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने कहा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए इनकी आवाज़। मोईद वेलकम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मोईद, आपने माशाल्लाह, हमने आपको ऑफर सुना, हम चाहेंगे कि आप देखने वाले ऑडियंस भी सुनिए, लेकिन इससे पहले आपका जो ये म्यूजिक का जर्नी है जरा हमें बताएं, कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? बेसिकली आई बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली। अच्छा। और बचपन से ही घर में म्यूज़िक, और उसके बाद फिर स्कूल टाइम पे आई यूज़ टू कम्पीट कॉम्पिटिशन्स, एंड देन उसी कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ म्यूज़िक जो है वो मेरा साथ चलता रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ चल रहा है। और म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी दिए हैं। बेशक। आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन म्यूजिक बेसिस बिकॉज ऑफ म्यूजिक। अच्छा, मैं इन इदारों की बड़ा सराहता हूँ, अच्छी बात है वैसे। ऐसी टैलेंट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप्स देते हैं, बहुत अच्छे। ये बहुत जरूरी है। और अब मैं यूसीपी में आजकल एनरोल्ड हूँ, और वहाँ भी मैं टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ। जबरदस्त। और आपका टोटली फ्री है, कोई फी नहीं है? तो ये बताएं मोईद, आपकी फैमिली में कौन सिंगिंग करता है? बेसिकली मेरे दादा जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, ए हमीद साहब नाम था उनका। उन्होंने पाकिस्तानी 63 फिल्म्स का म्यूजिक दिया हुआ। ओह लवली। वेरी वेल नोन। एनी फेमस सॉन्ग दैट ही हैज कंपोज्ड? उनकी एक बहुत मशहूर गज़ल है मेहदी हसन खान साहब की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी। तो आपके दादा की? वाह, जैसी अब है जी तेरी महफिल कभी ऐसी तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई, फिर तो आपका बनता है। चले, अब हम एक वो फॉर्मेलिटी होती है, अपनी आवाज़ का तारुफ जरा आप कराएं लोगों से, कुछ सुनाएं हमें, ताकि पता चले कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। हम आपको पहले बता रहे हैं और हम तो सुन चुके हैं जी। मोईद एक बड़े वेल नोन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, नबील शौकत अली। उनका एक गाना है बेवजह, वन ऑफ माय फेवरेट। जरूर जरूर जरूर। उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह, दिल से कह बात रुक जा पागल, चल बड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे यारा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ना सता बहुत अच्छे। बेवजह बन गया तो क्यों बजा बेवजह। वेरी स्वीट यार, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। आप तो बिल्कुल कॉम्पोजिशन, मुझे लगता है जैसे जिसने बनाई है ना, बिल्कुल एक एक नोट ऐसा, इतना अच्छा लाइव पे यार, बहुत जबरदस्त। वेरी वेरी वेरी। तो मोईद ये बताएं कि आपने गाने उन पे काम चल रहा है, कोई प्लान है कोई सिंगल रिलीज करने का? जल्दी आजकल मेरे 2 इंशाल्लाह ओरिजिनल्स हैं जिन पे जो है वो ऑलरेडी काम चल रहा है। सही है। वो इन प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह इन अ मंथ और 2 मंथ कोशिश तो है कि वो रिलीज होंगे। कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो आपको जिससे आप इंस्पायर होते हो, जो आपकी इंस्पिरेशन हो? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, वैसे ज्यादातर जो आते हैं उनकी इंस्पिरेशन, हर कोई इंस्पिरेशन है, हर किसी को सुन के कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन सजाद अली इज वन ऑफ माय फेवरेट। बेहतरीन। ये आपकी आवाज़ के अंदर ये देखे ना, ये म्यूजिक तो सच है ना, आर्ट जो है तो अच्छा लगता है, और उसमें रिस्पेक्ट अदब बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो मेरा दिल करता है कि आप सिर्फ गाते रहें और आप सुनते रहें, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू। कुछ और हमें सुनाइए आप। जरूर। तो अब फेवरेट आर्टिस्ट की बात हुई है सजाद अली साहब, तो उन्हीं को क्या बात है। श्योर श्योर, टू द लेजेंड। हाँ मुड़ दी गली दा
मुक जाने जदों उस वेले आवेगा किन्नी वारियां कुंडियां हलावा नहीं कोई नहीं कटना नहीं लंघना नहीं यादा तेरी यादें नाल दिन मेरा जेरा भी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के क्या बात है मैं जख्म दी थां ते रोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों साह निचोड़ ला रावी लंघ जावे वाओ 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 क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1 घंटा और ये शो करें और हम सुनते रहें लकी योर फ्रेंड्स आर जो कि वैसे घर का पीर जैसे कहते हैं ना हल्का होता है घर की मुर्गी दाल बराबर दोस्तों में इतनी कदर नहीं दोस्तों में कदर है कि बहुत अच्छा गाते हो सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है चलो अच्छी बात है ये तो वरना नॉर्मली लोग कहते हैं अच्छा चलो आप बैठे हो गाने ही सुना दो ऐसे कहते हैं बहुत ज्यादा लोग बल्कि ऐसे कहते हैं जबरदस्त लाइव शोज किए परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर हाँ जी मैंने लाइव शोज किए हुए कुछ 1-2 कॉन्सर्ट्स थे वो भी उन पे भी परफॉर्म वगैरह किया अच्छा कहाँ पे लाहौर में ही ठीक है तो अभी बाहर का एक्सपोजर ऑब्वियसली विद द टाइम क्या प्लान्स है क्या सोच रहे हो म्यूजिक को लेकर आगे म्यूजिक का बहुत ज्यादा दुनिया भर के अंदर तो स्कोप है लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा हालात ऐसे रहते हैं शोज वगैरह नहीं हो पाते कैसे सोचते हो आप पाकिस्तान में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक की लेगेसी को लेके चल रहे हैं बस वही चल रहे हैं कुछ नया टैलेंट जरा थोड़ा होता है बट प्रोफेशनली चैलेंजेस हैं मोहित आगे एक्सेल करने में मार्केट में आई थिंक सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बाहर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसका फल ज़रूर देता है तो इंशाल्लाह मेहनत है अब और मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन रिवॉर्ड देगा एक तो मेहनत और म्यूजिक से मोहब्बत है इसके अलावा कोई दिल विल टूटने का भी एलिमेंट है मैं नए आर्टिस्ट से पूछता हूँ इतना दर्द स्लो हल्के स्केल पे गाए जा रहे हैं आवाज़ निकल रही है नहीं ये मतलब बचपन से ही ऐसा है कि मतलब मुझे इस तरह का ज़रा थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक थोड़ा बचपन से दिल टूटा हुआ नहीं दिल तो बचपन से नहीं टूटा आगे लड़कों के टूटते जुड़ते रहते हैं लड़कों के ये चलता रहता है बिल्कुल ठीक है आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा बिल्कुल हमारा लास्ट मिनट चल रहा है हम चाहेंगे इन द एंड कुछ भी कहना चाहो का लास्ट मिनट है हम हैं नहीं हम तो हैं इन द एंड कुछ कहना चाहें और एंड पे जाते जाते ब्रेक पर हम आपसे कुछ सुनेंगे भी जरूर इन दी एंड में to your followers to the people who have just watched you मैं बस यही कहूँगा कि आर्टिस्ट सिर्फ गायकी से नहीं बनता आर्टिस्ट अपनी आजिज़ी से भी आर्टिस्ट बनता है तो एक अच्छे गायक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने आप दिस इज अ मैसेज टू माय फॉलोअर्स अच्छा मोहित अभी हमारे पास लाइव शो में हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग की कॉल आई है और उन्होंने कहा है कामरान वजी साहब ने कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपने अपने म्यूज़िक को इसी तरह से परसू करना है बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है एंड उनको बहुत मुश्किल से लोग पसंद आते हैं और ही इज़ वन ऑफ दोस्त जो बहुत ज़ौक रखते हैं सो उनको अगर पसंद आया तो इट मीन्स कि वाकई बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है रियली इंप्रेसिव माशाल्लाह यू डिजर्व इट थैंक यू तो बिल्कुल हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है तो आप आखिर में हमें कुछ और अच्छा सा सुनाइए फिर हम सेगमेंट के बाद मिलेंगे आपसे जरूर तो अब सजाद अली साहब चल रहे हैं तो आई थिंक सो वही चलते रहें जी जरूर वो बेहतर रहेगा रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोना रो ले जिनको मजबूर ये
जिनको मजबूर ये हालात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने। वाओ, ब्रिलियंट। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें हम आप तक कुछ दिलचस्प खबरें पहुंचाते हैं जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन भी कह सकते हैं। भाई सऊदी अरब कमाल कर है। सऊदी अरब जो है ना वो अपने आप को जदीद तकाज़ों से आमांग करने में मुसलसल मसरूफ है और अब सऊदी अरब ने 1078 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का मंसूबा तैयार कर लिया है। माय गॉड, मतलब 1078 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जिसके मुताबिक वर्जिन हाइपर लूप की ये कैप्सूल नुमा एक ट्रेन है जो जद्दा से मक्का का सफर कितनी देर में अमला तय करेगी? सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में। माय गॉड, मतलब जितनी देर में आप अपने सहन से होके भी नहीं आ सकते शायद इतनी देर में आप जद्दा से मक्का जाएंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन कंपनी की जानिब से मुतारिफ कराई गई है। इसके जरिए अब ये सफर निहायत आसान और कम तरीन वक्त में हो पाएगा और ये मंसूबा 2030 तक मुकम्मल होगा। सो ऑल द बेस्ट सऊदी अरेबिया। मुझे लगता है बहुत जबरदस्त इनोवेशन है जिसकी जानिब ये लोग बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और 2 स्टोरीज हमारे पास एंड पे क्रिकेट की। अनला एक आप बता दें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जी फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा और उधर ये जो सूरत हाल है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच का आगाज दिन के 2 बजे होगा और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें जो है पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आमने सामने होंगी। बिल्कुल, पैट कमिंस और रोहित शर्मा क़यादत करेंगे अपनी अपनी टीम्स की और भारत की टीम दूसरी मरतबा फाइनल खेलेगी लेकिन उनकी हरीफ टीम मुख्तलिफ होगी। इस हवाले से मजीद क्या रिजल्ट्स आते हैं इस बारे में आपको बताएंगे। इन दी एंड आईसीसी ने मई 2023 के लिए मेंस एंड विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। अभी नामजदगियां हुई हैं तो मैंने तो खुश हो गई ना, मुझे पता है कौन नामजद हुआ है। पाकिस्तान के बाबर आजम, यस, उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन प्लेयर ऑफ द मंथ में नामजद किया गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश के नजमुल हसन शंतु हैं, आयरलैंड के खिलाफ अच्छा खेले थे और इसी तरह आयरलैंड के हैरी टेक्टर को भी बांग्लादेश के खिलाफ कारकर्दगी पर नामजद किया गया। एंड देन विमेन प्लेयर्स भी हैं जिनको नामजद किया गया। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स जो कि नाम है। एंड आई थिंक इट्स गोना गो फॉर बाबर। आई थिंक यस, बाबर आजम हमारे द किंग। हार्वर्ड में ज़ेरे तालीम है आजकल। और रिजवान भी। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।